हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर हम रैंक निकालना सीख रहे थे मैट्रिक्स की। तो हमने तीन मेथड से हमने रैंक निकालना सीख लिया था बाय यूजिंग द माइनर, बाय यूजिंग द एशलॉन फॉर्म एंड बाय रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स टू द नॉर्मल फॉर्म। तो ये तीन लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रैंक फाइंड करने वाले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रैंक फाइंड करना हर ही पेपर में कभी ना कभी पूछ ही दिया जाता है, तो वो वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। उसके लिए लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P and Q such that this PAQ for a given matrix A is a normal form। तो सिंपली आपको क्या है, यहाँ पे अगर एक ए गिवन मैट्रिक्स है, मतलब ए एक मैट्रिक्स है जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको यहाँ पे पी और क्यू फाइंड करने हैं। पी और क्यू कैसे होने चाहिए जब आप फाइंड करें, तो इट शुड बी नॉन सिंगुलर। नाउ व्हाट इज नॉन सिंगुलर? अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमको दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ढूंढनी है P एंड Q फॉर अ गिवन मैट्रिक्स A सच डैट, और वो जब ढूंढेंगे तो नॉन सिंगुलर होने के साथ साथ एक और कंडीशन होल्ड करना चाहिए कि जब P का A के साथ मल्टीप्लाई करें एंड देन इन दोनों का Q के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें, तो जो ये आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी, दैट शुड बी इन अ नॉर्मल फॉर्म। मतलब वो नॉर्मल फॉर्म में ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर जो इसका आंसर है वो कोई ना कोई तरीके का नॉर्मल फॉर्म आ जाना चाहिए। तो हमको इस तरीके से P एंड Q मैट्रिक्स ढूंढनी है फॉर अ गिवन ए। ये भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये भी काफ़ी सारे एग्जाम और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे विद कंप्लीट एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, अब हमने नॉन सिंगुलर वर्ड तो समझ लिया, गिवन मैट्रिक्स भी समझ ली। नाउ व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म? तो नॉर्मल फॉर्म हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरे अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, कैसे हम मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं टू अ नॉर्मल फॉर्म एंड उससे रैंक निकालते हैं, ये सब हम कर चुके हैं कवर। तो सिंपली अगर नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो अगर कोई मैट्रिक्स रिड्यूस होके IR फॉर्म की बनती है, या फिर IR0 फॉर्म की बनती है, या फिर वो IR0 इस टाइप से फॉर्म की बनती है, या फिर वो IR000 इस फॉर्म की बनती है, तो इनमें से किसी भी फॉर्म की अगर मैट्रिक्स बनती है रिड्यूस होने के बाद, देन दीज आर द नॉर्मल फॉर्म। नाउ व्हाट इज IR? IR मतलब क्या होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कितनी ऑर्डर है यहाँ पे, जो इसमें R लिखा है, तो ये R ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म हो जाती है। तो अगर आपको नॉर्मल फॉर्म नहीं अभी भी समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर की लिंक में जाके उसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, देन दिस IR मतलब यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और एक पूरी कॉलम या मोर देन वन कॉलम पूरी वहाँ पे क्या होंगी, 0 IR मैट्रिक्स होगी यहाँ पे, और जो नीचे की रोज हैं वो 1 या 2 या 3 जितनी भी रोज हैं वो सब क्या होंगी, कंप्लीटली 0। यहाँ पे IR मैट्रिक्स होगी, इसमें बगल में रो एंड डाउन में बगल में कॉलम, डाउन में रोज, ये भी सब क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो इस फॉर्मेट में हमको जब PAQ आप मल्टीप्लाई करें तो आ जाए, इस टाइप से आपको करना है। तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड P and Q नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर गिवन दिस A सच डैट PAQ इज अ नॉर्मल फॉर्म। PAQ क्या बन जाए, नॉर्मल फॉर्म का बन जाए, इस तरीके से हमको ढूंढना है। तो इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, हर बार इसी स्टेप को फॉलो करेंगे, यू विल ऑलवेज गेट दिस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है कि A इज इक्वल टू में I इंटू A इंटू आई, ये हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या है, A की ऑर्डर M क्रॉस N है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए हमको इसको M क्रॉस M का करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो I है इसको N क्रॉस N का करना पड़ेगा। थोड़ा मैं और बड़े बड़े अक्षरों में लिख देती हूँ तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर से लिख रही हूँ, सेम चीज़ है, कुछ नया नहीं है। देखिए
यहाँ पे A इज इक्वल टू में I A I, ठीक है। यहाँ अगर A की ऑर्डर m क्रॉस n है तो इस वाली मैट्रिक्स को m क्रॉस m का होना पड़ेगा, और ये वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको n क्रॉस n का होना पड़ेगा, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। बीच में कॉमन आना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी भी A मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इंटू में I इंटू A इंटू I, ठीक है। तो विद दिस रीजनिंग हम यहाँ पे ये स्टेप्स को कवर करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ A मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 0 1 2 2 2 1। तो जो भी आपको A मैट्रिक्स दी होगी आप उस मैट्रिक्स को यहाँ लिखेंगे, देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे, I मैट्रिक्स लिखेंगे। अब ये जो मैंने मैट्रिक्स ली हुई है यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स को एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 0 1 2 कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स कैसी है, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे ऑफ 3 क्रॉस 3, फिर आप A को A ही लिखे रहने देंगे, एंड देन यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे 4 क्रॉस 4 का। तो जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी उतने मतलब यहाँ पे ऑर्डर का आप क्या बनाने वाले हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये नंबर ऑफ कॉलम इन A, तो जितनी नंबर ऑफ कॉलम इन A है उतनी ऑर्डर का आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, और जितनी नंबर ऑफ रोज यहाँ पे क्या है A के पास है उतनी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको किधर साइड में बनानी है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट वाला रिप्रेजेंट करता है रो को और राइट वाला रिप्रेजेंट करता है कॉलम को ऑर्डर में। तो वही सेम फॉर्मेट में लेफ्ट वाले को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रो वाला बनाना है और राइट वाले को कॉलम का बनाना है। तो ये सिंपली आपने यहाँ पे ये चीजें समझ ली, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, इसके बाद हमको यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आप दोनों चीज लगा सकते हैं। यहाँ पे रो भी लगाना है आपको, कॉलम भी लगाना है। और रो और कॉलम आप जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है जो इधर साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ये रिड्यूस्ड हो जाए किसमें, इन नॉर्मल फॉर्म। तो जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कोई मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, वही स्टेपिंग्स और वही ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हुए आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। अब बात क्या याद रखनी है, जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे चेंज लाएंगे, मतलब जैसे कि आपने किया R1 माइनस R2, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे R1 माइनस R2 करेंगे, और ये वाला जो है जो आपका कॉलम से बना हुआ है मतलब विच इज इन द राइट साइड ऑफ A, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं लाएंगे। बट जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स में चेंज लाएंगे जो कि 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विच इज इन अ राइट साइड ऑफ A, बट जो लेफ्ट साइड में 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, उसको सिंपली आप रिपीट करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से करना है, आपको भी समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस इतनी बात हमको, ये दो बात याद रखनी है कि लेफ्ट वाले को हमको रिड्यूस करना है टू द नॉर्मल फॉर्म, रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करना है इस वाले में, ठीक है, और जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई करना है आपको इस वाली मैट्रिक्स में। बस इतनी बात आपको यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी है, अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखिए आपको इसको रिड्यूस करना है नॉर्मल में, तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, नॉर्मल में रिड्यूस करने के लिए लेफ्ट से आप मूव करेंगे फर्स्ट कॉलम में डाउन टू अप क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो सबसे पहले हम इस 2 को 0 कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, R3 में चेंज लेके आएंगे, R3 माइनस में 2R1 कर देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 2 3 0, 0 ऑलरेडी यहाँ पे है, 1 2 1, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, एंड देन ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 का 2 रिमेन रह जाएगा, ठीक है। तो ये तो इधर साइड में हो गया। अब क्योंकि आपने क्या लगाया हुआ है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, तो किस वाली मैट्रिक्स में चेंज लाएंगे, आप ये वाली मैट्रिक्स में चेंज लाएंगे। तो इक्वल टू करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेनी चाहिए थी, 1 0 0 0 1 0, R3 में चेंज लेके आना है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होगी, यहाँ पे
1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये होगी। तो आप R3 में चेंज लेके आएंगे, R3 माइनस 2R1, तो यहाँ पे आपको -2 मिलेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स दिखेगी। अब क्योंकि आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है तो आप इस कॉलम वाली जो ये वाली मैट्रिक्स है इसको एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 ऑर्डर की आपको क्या लिखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। तो आप 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से लिख लेंगे। क्लियर है ना। यहाँ पे हमने कोई भी चेंज नहीं लाया, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो रो ट्रांसफॉर्मेशन था। तो यह वाली मैट्रिक्स हमने सेम एज इट इज कॉपी कर दी है, ठीक है, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं लाया है। नाउ द नेक्स्ट, अब क्या करना है हमको, हमारा ये वाला जो कॉलम है ये पूरा यहाँ तक ये सब तो 0 हो गया। अब हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे और जो सबसे डाउन वाला एलिमेंट है उसको 0 करेंगे, ठीक है। तो इसको 0 करने के लिए आप क्या लगाएंगे, R3 में चेंज लाएंगे। R3 में चेंज लाते वक्त आप R3 से प्लस करेंगे 2R2 को, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 3 0 एज इट इज रहेगा, यहाँ 0 1 2 1 हो जाएगा, यहाँ 0 0 आपको क्या करना है 2R2 मतलब 4 4 में करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, एंड देन इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिख रही है। अब क्योंकि अगेन आपने क्या लगाया हुआ है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, तो आप क्या करेंगे, इस रो ट्रांसफॉर्मेशन वाली मैट्रिक्स में चेंज लाएंगे। अगेन आप किस में चेंज ला रहे हैं, R3 में चेंज ला रहे हैं। तो R3 में क्या कर रहे हैं, R3 प्लस 2R2, तो यहाँ पे ये तो -2 ही रहेगा, यहाँ पे 2R2 के कारण ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे क्या रहेगा 1 का 1 रिमेन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे A एज इट इज रहेगा, और ये जो ये वाली जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4, ये एज इट इज क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी, क्योंकि अगेन आपने क्या लगाया हुआ है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है। अब ये रो ट्रांसफॉर्मेशन अपन कब तक लगाने वाले हैं, वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, रो कॉलम कुछ भी आप कभी भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि पहले आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के रिड्यूस कर लीजिए मैट्रिक्स को टू द एशेलॉन फॉर्म, एंड देन उसके बाद कॉलम लगाइए, जिससे कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी जहाँ नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना सिखाया है वहाँ पे भी ये रीजनिंग बताई है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये वाली सेकेंड कॉलम के ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है, लास्ट रो, इसका एलिमेंट 0 कर लिया। अब क्या आप इस 1 को 0 कर पाएंगे, विच इज इन द सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो का जो एलिमेंट है ये 1, इसको क्या आप 0 कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको 0 करेंगे तो ये जो आपने पिरामिड काइंड ऑफ बनाया है, यहाँ पे ये जो 0 क्रिएट किए हैं ये 0 नॉन 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। देयरफॉर अब आप यहाँ पे डन हो गया है ये कॉलम। नाउ द कॉलम थर्ड की बारी आती है। कॉलम थर्ड में भी जो सबसे लास्ट एलिमेंट है लास्ट रो का, वो आप एलिमेंट को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन आप 0 करेंगे तो ये फिर कैसे होने लगेंगे, नॉन 0 हो जाएंगे, है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि ये 0 भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड ऑन द मैट्रिक्स, किस टाइप की मैट्रिक्स है तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो कभी कभी ये पूरा का पूरा 0 भी हो जाता है, बट इस पर्टिकुलर केस में ये 0 नहीं हो रहा है, तो वी आर डन। अब इसके बाद हम किसी को भी बाय अप्लाइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं कर सकते। तो हम कहाँ तक रीच कर गए हैं, ये जो हमने मैट्रिक्स रिड्यूस की है ये एशेलॉन फॉर्म तक रिड्यूस हो गई है, ठीक है। अब ये एशेलॉन फॉर्म तक रिड्यूस हो गई है तो यहाँ पे ये इसके लीडिंग एलिमेंट मिल गए और ये एशेलॉन फॉर्म तक रिड्यूस हो गई। अब इसके फर्दर ये और कुछ भी रिड्यूस नहीं हो पाएगी। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने एशेलॉन फॉर्म में रीच किया, आप क्या अप्लाई करने लगेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने लगेंगे। तो आप R2 में चेंज लेके आएंगे, R2 माइनस 2C1 सॉरी C2 में चेंज लेके आएंगे, C2 माइनस 2C1, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, ये वाला जो 2 एलिमेंट है ये 0 हो जाएगा। देन इसी के बाद आप क्या करेंगे, C3 में भी चेंज ले आएंगे। आप क्या करेंगे, C3 माइनस 3C1 कर देंगे। ऐसे ही C4 ऑलरेडी 0 है, C4 का फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है वो 0 है, तो हमको इसमें लगाने की जरूरत नहीं, बट अगर कुछ होता तो उसको भी यहाँ पे इस तरीके से माइनस कर लेते।
अब क्या होगा, कैलकुलेशन इसलिए रिड्यूस हो गई कि जब C2 को -2 C1 से माइनस करेंगे तो ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इनको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, ये 0 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एलिमेंट 0 थे तो कैलकुलेट करेंगे तो वही सेम एलिमेंट आएंगे, तो इस कारण से ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे ये 0 हो जाएगा क्योंकि आप C3 पे चेंज लेके आ रहे हैं -3 C1, तो यहाँ पे 2 और ये 1 एज इट इज मेंटेन रहेगा। आपने C4 में कोई चेंज नहीं लेके आया है तो आप ये इसको एज इट इज रखेंगे। अब क्योंकि आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो ये वाली जो मैट्रिक्स है 3x3 की, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिड्यूस होकर जो मैट्रिक्स नई बन रही है, इस मैट्रिक्स को आप एज इट इज रिपीट कर देंगे, तो हमने एज इट इज रिपीट कर दिया। ए को ए लिखेंगे, बट अब क्योंकि आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो ये जो 4x4 की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें अपन चेंज लाएंगे। आपको क्या करना है, C2 में चेंज लेके आना है, C2 -2 C1, तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे 1 0 0 आ जाएगा। अब C3 में भी आप चेंज लेके आ रहे थे, C3 में क्या चेंज लेके आ रहे थे, C3 -3 C1, तो -3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 एंड 0, और 4 में आपने कोई चेंज नहीं लेके आया C4 में, इस कारण से ये एज इट इज रिपीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक ये देखने को मिला। अब नाउ फर्दर हम क्या करेंगे, अभी हमको और भी एलिमेंट 0 करने हैं। अब कौन सा एलिमेंट 0 करना है, हमको ये एलिमेंट 0 करना है, ये भी 0 करना है और ये भी 0 करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे C3 में चेंज। C3 में क्या करेंगे, C3 -2 C2 कर लेते हैं, तो जिससे ये 2 है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, C4 में भी चेंज ले आते हैं, C4 माइनस में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे C2 कर लेते हैं, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 फिर 1 0, इसमें आपने चेंज लेके आया था तो ये 0 1 हो गया, इसमें आपने चेंज लेके आया था तो ये 0 4 हो गया। तो इस कारण से ये आ गया। अब क्योंकि अगेन आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है तो ये वाली जो मैट्रिक्स है 3x3 वाली, ये एज इट इज रिपीट हो जाएगी और आपने ये रिपीट करके लिख दी। अब ये ए का ए ही रहेगा। अब क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा है तो ये वाली जो मैट्रिक्स है 4x4 वाली, इसमें आपको चेंज लेके आना पड़ेगा, बट आपने C1 C2 में कोई भी चेंज नहीं लाया तो उसको एज इट इज लिख दीजिए। C3 में आपने क्या किया है, C3 -2 C2, ठीक है, C3 -2 C2, तो आपने क्या किया है, -3 प्लस में 4 है ना, 2 प्लस है ना, -3 प्लस में 4, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा, ये 0 का 0 रह जाएगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे C4 -C2 किया है, तो -C2 के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -C2 के कारण ये -1 हो जाएगा, एंड देन 0 1, ये इस तरीके से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया। अब देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्दर आप जाएंगे तो आपको ये लास्ट एलिमेंट, अब ये जो 4 लिखा है इसको 0 करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे C4 में चेंज लेके आएंगे, C4 -C3 कर देते हैं, 4 C3 कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0। तो इस तरीके से ये आपका बन गया, ये रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब क्योंकि आपने क्या लगाया है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे ए, अब क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है तो इसमें तो चेंज आना ही है, तो अभी यहाँ पे C1 C2 और C3 में तो कोई चेंज नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। C4 में क्या किया है आपने, C4 माइनस में 4 C3, ठीक है, तो माइनस में 4 C3 के कारण ये -2 हो जाएगा, माइनस में 4 C3 के कारण +8 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया आपने, C4 माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और ये 1 एज इट इज रिपीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये मैट्रिक्स देखने को मिल गई। तो अब आपने ये जो लिखा है, ये वाला जो फाइनल लिखा है, दिस इज अ रिड्यूस्ड नॉर्मल फॉर्म, तो ये आप कहाँ पे पहुँच गए, आप नॉर्मल फॉर्म में
रीच कर गए। अभी नॉर्मल फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है, ये इतनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3, और ये वाली जो कॉलम है ये पूरी की पूरी 0 हो गई। तो ये रिड्यूस्ड मैट्रिक्स हो गई ऑफ ऑर्डर 3, मतलब ये रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको आप पी नाम दे दीजिए, ये वाला मैट्रिक्स क्यू नाम दे दीजिए। आप चेक करके देख सकते हैं ये जो दोनों पी एंड क्यू आपको ऑब्टेन्ड हुई है, ये दोनों पी क्यू का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आएगा। तो इस तरीके से आपने पी मैट्रिक्स भी फाइंड कर ली, विच इज 1 0 0 0 1 0 माइनस 2 2 1, एंड यहाँ पे आपने क्यू भी एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑब्टेन कर ली, विच इज माइनस 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 2 1 0 0 1 माइनस 2 1 0 एंड माइनस 2 7 माइनस 4 1। एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पे ये जो पी एंड क्यू है ये यूनिक नहीं है, आपने कुछ और तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो पी क्यू डिफरेंट आ सकते हैं, बट इट शुड बी अ नॉन सिंगुलर। बाकी इसमें ये यूनिकनेस नहीं है, हर बच्चे का अलग आंसर भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है, विच इज टू फाइंड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट पी ए क्यू इज अ रिड्यूस्ड नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया है इसको कवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।